Assalamu alaikum. Good morning, guys. I hope that you all will be fine. Today we are going to start our lecture number 24. It is all about from the subject of curriculum adaptation, and the course code is SPED 3113. So before going to start, as usual, we will discuss the learning objectives for this lectures. After the completion of this lecture, you will be able to, इस lecture को complete करने के बाद students will be able to Number 1, describe to incorporate the basic skills. जो बेसिक स्किल्स होती हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने के बारे में आप इजीली डिस्क्राइब कर सकेंगे. नंबर 2, elaborate about what curriculum comprises of. आप ये बता सकेंगे, डिफाइन कर सकेंगे, elaborate कर सकेंगे कि करिकुलम किस चीज़ पे कंप्राइज करता है. नंबर 3, understand various misconceptions in curriculum. करिकुलम में जो मुख्तलिफ जो मिसकंसेप्शंस हैं आप उनको भी समझेंगे. यकीनन हमारे ये 3 इम्पॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि मैंने इस लेक्चर के लिए सेट आउट किए हैं. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सो हमारी आउटलाइन के मुताबिक हमारा जो टॉपिक आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है 5.5 इनकॉर्पोरेटिंग बेसिक स्किल्स. सो हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन. करिकुलम इंटीग्रेशन में खाली सब्जेक्ट्स की जो इंटीग्रेशन है या सब्जेक्ट का शामिल होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है या अहमियत का हामिल नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस और सोशल स्टडीज़, but of any curriculum evidence. For example, skills and content that might be taught more effectively in relation to each other separately. करिकुलम इंटीग्रेशन में खाली सब्जेक्ट टीचिंग शामिल नहीं है, इसमें स्किल्स भी हैं और कंटेंट भी हैं और वो बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से जो है ना वो स्टूडेंट्स को कराई जाती हैं, सिखाई जाती हैं. While virtually all educators agree, जबकि हकीकतन तमाम एजुकेटर इस बात पे एग्री करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए दोनों स्किल्स सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि नॉलेज हासिल कर सकें और इसके अलावा ये भी है कि ऑर्गेनाइज जो गोल्स हैं वो सेट किए जाते हैं, इसलिए ताकि बच्चे की जो लर्निंग है, स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में कन्वर्ट हो सके. करिकुलम इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, यकीनन ये एक ऑब्वियस बात है कि एक सॉलिड कनेक्शन बिल्ड आउट होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट और कंटेंट टीचिंग के दरमियान में. ये 2 चीज़ें हैं, स्किल डेवलपमेंट और कंटेंट टीचिंग, इनके दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि जो स्किल्स हैं वो हमेशा हेल्पफुल साबित होती हैं और ये भी एक स्किल है कि वो जो कंटेंट स्टूडेंट के पास है उसको अनलॉक किया जाए, उसको समझा जाए. लेकिन ये ज़रूर जहन में रखें कि सिस्टमेटिक स्किल्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा रुकावटें होती हैं, ख़ासकर इसमें जो कंटेंट इंटीग्रेशन है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड पे आप पॉइंट देख सकते हैं और ये है कन्वेंशनल पैराडाइम. ये जो स्किल टीचिंग की जो ओरिएंटेशन है, अवेयरनेस है, आगाही है,
वो इतनी ज़रूरी है कि ये कंटेंट में जहाँ भी आएगी इसको इसकी अपनी एक अहमियत है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसी वजह से जो क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स को रीडिंग कराई जाती है वो रेगुलर रीडिंग के साथ लिटरेचर की रीडिंग भी कराई जाती है। इसमें सोशल स्टडी भी शामिल है, क्योंकि सोशल स्टडी में फिर आगे मैप स्किल आ जाती है। हालांकि सब्जेक्ट सोशल स्टडी है जिसकी रीडिंग की जा रही है, लेकिन बच्चे को स्किल कौन सी दी जा रही है? मैप स्किल दी जा रही है। और इसी में फिर जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है वो भी शामिल है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल आप लोग जानते हैं, कॉग्निटिव डोमेन में जो ब्लूम टेक्सोनॉमी में जो कॉग्निटिव डोमेन थे उनके लास्ट 3 ऑप्शन को हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल कहा जाता है ना, एनालाइज, सिंथेसाइज और इवैल्यूएशन, तो ये उसका हिस्सा है। इसमें जो यंग स्टूडेंट हैं उनके स्किल लर्निंग पे फोकस किया जाना चाहिए ताकि वो बहुत ज़्यादा जो कंटेंट है उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। और ये बहुत ज़्यादा बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट पे काम करना इस वजह से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो मैसिव कंटेंट है वो उन्होंने अपनी आने वाली लाइफ में फेस करना है। इस वजह से बच्चों को ज़हनी तौर पे इन लेवल्स में बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है। टीचिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स जो है, जो कि एलिमेंट्री लेवल के करिकुलम पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, उसमें एक मिक्स्ड रिएक्शन होता है। एक तरफ तो इसमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि जो एलिमेंट्री टीचर है उनको चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एनकरेज करें, एंडोर्स करें, और ये एनकरेजमेंट लैंग्वेज आर्ट्स पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जबकि दूसरे लफ्ज़ों में कि ये जो लैंग्वेज आर्ट है इसको नेगेटिवली देखा जाता है, क्योंकि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इंग्लिश का, अब सब्जेक्ट इंग्लिश है लेकिन जब आप उसमें लैंग्वेज पे फोकस करेंगे तो वो कहते हैं कि आप इसमें टाइम की चोरी कर रहे होते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट इंग्लिश है उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। लेकिन जब आप बच्चे की लैंग्वेज पे फोकस करना शुरू करेंगे, हालांकि सब्जेक्ट आपने इंग्लिश का पढ़ाना है, लेकिन आप बच्चे की जब लैंग्वेज पे काम करना शुरू करते हैं तो इसका मतलब है आप अपने टाइम से टाइम चोरी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है फ्यूचरिस्टिक अल्टरनेटिव। मुख्तलिफ ग्रेड्स में जो करिकुलम होता है उसके 2 लेवल होते हैं। इस पॉइंट में ये डिस्कस किया जा रहा है। एक तो है द करिकुलम और दूसरा है द मेटा करिकुलम। अब करिकुलम क्या है? इसमें हमारे पास सबसे पहली जो स्लाइड है वो है व्हाट इज द करिकुलम कंप्राइजेज ऑफ। व्हाट आर करिकुलम कंप्राइजेज ऑफ, ये पॉइंट है जी। करिकुलम के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक शामिल होते हैं। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आइडियाज, और इसमें आइडियाज भी होते हैं। और इसमें ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसमें एक मकसद होता है कि जिसमें इन आइडियाज को अमली जामा पहनाया जाता है। यकीनन ये मैनर्स होते हैं उन बच्चों के लिए जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन से गुजर रहे होते हैं, और यकीनन उनके अंदर जो बैकग्राउंड नॉलेज होता है उसकी डिग्री में इजाफा हो रहा है। ये जो मेटा करिकुलम है दूसरे नंबर पे, ये बेसिकली लर्निंग स्किल पे कंप्रोमाइज़ करता है।
बल्कि लर्निंग स्किल पे कंप्राइज करता है। इसके अलावा इसमें वो स्ट्रेटजीज भी होती हैं जो उन वैल्यूज़ पे बेस करती हैं जो स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करते हैं कि जिसमें वो करिकुलम कंटेंट समझते हैं, एक्वायर करते हैं, और फिर उनके अंदर एक डेवलप कैपेसिटी बिल्डिंग पैदा होती है, एक सोचने समझने की एक सलाहियत पैदा होती है कि वो लर्निंग करें, लेकिन उनकी लर्निंग इंडिपेंडेंट लर्निंग हो। ये जो मेटा करिकुलम है, इसको इसलिए भी डिफ़ाइन किया जा सकता है कि ये तमाम ग्रेड्स के लिए एक जैसा होता है, और इसमें तमाम टीचर, चाहे उनकी डिपार्टमेंटल एफिलिएशन हो या ना हो, उनके ऊपर करिकुलर और मेटा करिकुलर दोनों तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मेटा करिकुलम हमेशा करिकुलम जो नॉर्मल जो करिकुलम होता है उसके साथ जुड़ा होता है, अटैच होता है, और इसका मतलब ये है ऐसी तमाम स्किल्स जो कि सिलेक्ट की जाती हैं और जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी सिलेक्ट की जाती है और बाकायदा प्लानिंग के साथ स्केड्यूल्ड की जाती है, ताकि यही स्किल्स डायरेक्टली लर्निंग कंटेंट को एप्लीकेबल हों। और ये तमाम लर्निंग स्किल का ताल्लुक उस मखसूस क्लास से होता है जिसके अंदर वो चीज़ें पढ़ाई जा रही है। मखसूस क्लास क्या है? क्लास 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, एनी क्लास, एनी ग्रेड। इसमें स्टूडेंट्स को बाकायदा कनेक्ट किया जाता है इन तमाम लर्निंग स्किल्स के साथ। अब यहाँ क्वेश्चन ये होता है कि जो मेटा करिकुलम है, अगर इसकी जानिब एक्टिविटीज़ इसकी तरफ से कराई जाती है, जिन एक्टिविटीज़ को लाजमी एड्रेस करना चाहिए वो कौन सी हैं? स्टूडेंट्स के लिए मंदरजा झैल बेनिफिट्स को आप ज़रा मद्देनज़र रखें। इसमें पहला पॉइंट है इसमें है जी कि करिकुलम और मेटा करिकुलम दोनों को एक साथ इंटीग्रेट किया जाए उन तमाम मैनर्स के ज़रिए जो सजेस्ट किए जाते हैं, और इसमें इम्पॉर्टेंट जो लर्निंग स्किल है उनके एक्विजिशन पे बात की जाती है और उसको बढ़ाया जाता है, एनहांस किया जाता है। इसमें रीइंफोर्समेंट भी शामिल है। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स को बार बार एक कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टूडेंट ये ज़रूर जानेंगे उनको ये स्किल्स क्यों सिखाई जा रही हैं, क्यों पढ़ाई जा रही हैं। तीसरा पॉइंट है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जो टीचर्स होते हैं उनके अंदर एक कोलैबोरेटिव करने का एक कोलैबोरेटिव वर्किंग करने का एक जज्बा होता है, ताकि वो उन गोल्स को अचीव कर सकें जिस पे सेक्रीफाइस ना किया गया हो, और ख़ासकर अपने सब्जेक्ट के हवाले से उसकी सेक्रीफाइस का कोई ऐसा क्वेश्चन जब टीचर के जहनों में सवाल नहीं आना चाहिए। टीचर को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे सब्जेक्ट की लर्निंग का होगा या क्या होगा। बेसिकली करिकुलर और मेटा करिकुलर दोनों तरह की एक्टिविटीज़ में उस टीचर का, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना हो, वो अपना पूरा पूरा किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस या कंटेंट जो है, गोल्स वो यूनिफॉर्म होंगे, यानी कि एक दूसरे से वो कोई कंपीट नहीं करेंगे, एक जैसे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है स्किल्स फॉर अ मेटा करिकुलम। मेटा करिकुलम के लिए स्किल्स कौन सी होती हैं? अंदर जो स्किल्स हैं जी, जो कि मेटा करिकुलम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें नंबर 1 पे थिंकिंग स्किल या सिंबॉलिक स्किल्स।
स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग की जो डेवलपमेंट होती है वो मौजूदा दौर के जो एजुकेटर्स हैं उनके लिए एक कॉन्टेम्परेरी मॉडर्न पॉइंट है, मॉडर्न एजेंडा होना चाहिए। ये देखना बहुत आसान है कि जो थिंकिंग स्कूल स्किल है वो मेटा करिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें डिसीजन मेकिंग की स्किल को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसी में शामिल है, क्रिएटिव थिंकिंग भी इसी में शामिल है, और इसके अलावा मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन शामिल है। दूसरा पॉइंट है मजीद जे डिसीजन मेकिंग की जो स्ट्रेटजीज हैं या बाकी जो थिंकिंग स्किल हैं वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के इंटीग्रेशन के हवाले से स्टूडेंट को गाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट मैपिंग, वो थिंकिंग स्किल का हिस्सा है। कॉन्सेप्ट मैपिंग में बेसिकली स्टूडेंट्स को ये इनकरेज किया जाता है कि वो अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करे किसी भी टॉपिक के हवाले से। फॉर एग्जांपल हायर ऑर्डर रीडिंग स्किल या राइटिंग टैक्टिक्स जो हैं, जैसे अपनी सोच का कोई लॉग, कोई रिकॉर्ड रखना किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से ना। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, स्लाइड पे आप देख सकते हैं, फेमिलियर एंड इनोवेटिव स्किल्स। थिंकिंग स्किल में कुछ बहुत ज़्यादा फेमिलियर होती हैं जिनको वाइडली रिकॉग्नाइज भी किया जाता है या बच्चे के पढ़ाया भी जाता है, बाकी इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं है और उनको इतना ज़्यादा एड्रेस भी नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग और राइटिंग की जो सिंबॉलिक स्किल है उसमें कंसीडरेबल अटेंशन की ज़रूरत होती है, बहुत अच्छी एक अटेंशन चाहिए होती है। इसी तरह कॉन्सेप्ट्स, मैप्स और थॉट्स या डायरीज, इनकी टिपिकल क्लासरूम में कोई ऐसा प्लेस या जगह मौजूद नहीं है, अगरचे वो वैल्यूएबल नज़र आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगराइजिंग, या कोई ऐसी वजूहात देखना या इफेक्ट्स देखना जो दो तरह की, यानी कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, दोनों तरह की स्किल्स को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है प्रैक्टिसिंग एंड स्ट्रक्चरिंग। इसमें भी फिर आगे सब पॉइंट्स हैं। किसी भी टारगेट थिंकिंग या सिंबॉलिक स्किल के लिए इसमें दो तरह की इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज होती हैं हमेशा, और इन दोनों का नाम प्रैक्टिसिंग और स्ट्रक्चरिंग है। दुनिया का कोई स्टूडेंट होगा उसको हमेशा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ताकि वो किसी भी स्किल को इफेक्टिवली यूज़ कर सके किसी भी दूसरी एक्टिविटी के साथ। मजीद जे कई जो स्किल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट दरकार होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अचानक जो डिसीजन मेकिंग स्किल है वो बिट ब्लाइंड हो सकती है, हो सकता है वो कहते हैं ना हेस्ट मेक्स वेस्ट, कुछ इस तरह है कि जल्दबाजी का फैसला हमेशा नुकसान देता है। तो ये उस हवाले से इस जो पॉइंट वहाँ यहाँ पे रिकग्नाइजेबल है। लोग हमेशा स्पॉन्टेनियस एक्शन की बजाय ऑब्वियस एक्शन को तरजीह देते हैं, इसमें क्रिएटिव आंसर्स की गुंजाइश नहीं है। यही
सिचुएशन जब स्टूडेंट्स वोकेबलरी लर्न कर रहे होते हैं उस वक्त भी पेश आती है, जिसका सिंबॉलिक स्किल में डाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट टू चूज। इन कंट्रास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए थिंकिंग स्किल्स या सिंबॉलिक स्किल्स, जिनको फेमिलियर या इनोवेटिव स्किल्स भी कहा जाता है, या प्रैक्टिसिंग या रीस्ट्रक्चरिंग जो एक्टिविटीज़ हैं, वो दिखाना ये भी ज़रूरी है कि मेटा करिकुलम की जो रीच है वो बहुत बड़ी है, यानी कि ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है मेटा करिकुलम। नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिसिंग ऑफ सिंबॉलिक स्किल्स। किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ासकर जब सिंबॉलिक स्किल की बात है तो फिर तो आप लाजमी उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बेसिक स्किल्स हमेशा प्रैक्टिस से ही आपकी ग्रिप आउट होती हैं। इसी वजह से इन कंट्रास्ट थिंकिंग स्किल जो है, जिसको अगर सिंबॉलिक स्किल से जोड़ा जाए, उनको कम तवज्जो हासिल होती है। इनोवेटिव स्किल्स मोस्ट जो फेमिलियर या फेवरेबल स्किल्स होती हैं उनके मुकाबले में उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसमें कॉन्सेप्ट मैपिंग को कन्वेंशनल एसे राइटिंग की वजह से ख़त्म किया जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एक्सप्लेनेशन। ये जो डिस्क्रिप्शन हमने अभी तक डिस्कस किया, हो सकता है मेटा करिकुलम को वो बहुत ज़्यादा उसको एक अच्छा कंसीडर किया जा रहा हो, और इसमें ऐसी एफर्ट्स को डिस्करेज किया जाता है जो कि करिकुलम को डेवलप करती हैं, सिंपल करिकुलम। लेकिन यकीनन वो एक जल्दबाजी का एक्शन होगा। दर हकीकत मेटा करिकुलम के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत बेहतरीन हैं, जिसमें ओरिएंटेड थीम और पोटेंशियल कॉन्सेप्ट की जो थीम है वो शामिल है। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप मेटा करिकुलम के सारे कॉन्सेप्ट ही टीचिंग करते रहें या अप्लाई करें। नेक्स्ट हम मिसकंसेप्शंस की बात करते हैं। मिसकंसेप्शन नंबर 1 है, बाज़ का स्टूडेंट्स के पास ये स्किल्स पहले से मौजूद होती हैं। बाज़ का टीचर्स फील करते हैं कि मखसूस जो स्किल्स हैं वो बच्चे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़मर्रा के जो मामलात ज़िंदगी के हवाले से जो एवरीडे डिसीजन मेकिंग है ये, या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। इसमें बच्चों को फिर स्कूल की ज़रूरत क्यों होती है, ये पॉइंट अहम होता है ना। तो इसी वजह से ये एक मिसकंसेप्शन बनी हुई। दूसरी मिसकंसेप्शन नंबर 2 है कि कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके अंदर ये स्किल्स पहले से मौजूद होती हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये भी बिलीव किया जाता है कि कई जो सिंबॉलिक या थिंकिंग स्किल हैं उनमें किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा स्किल को नहीं डाला जाता। यकीनन ये तो बात तो ठीक है कि स्टूडेंट एक अच्छी राइटिंग स्किल उसी सब्जेक्ट के दौरान हासिल कर लेते हैं, और अगर करिकुलम में बेहतरीन को मॉडल डाला जाए राइटिंग का, उसको भी फॉलो करके बच्चों की राइटिंग इंप्रूव हो जाती है।
लाजमी नहीं है कि हर हिस्ट्री बुक कॉजेज ऑफ इवेंट्स ही बयान करे, और यकीन स्टूडेंट्स को जो इनकरेज करे कि वो उसको एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट हमारे पास है मिसकंसेप्शन नंबर 3, स्किल्स आर फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन एंड कंटेंट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। शायद कि जो मिसकंसेप्शन है वो हमेशा एज ए ट्रेडिशन के तौर पे ली जाती है, अगरचे जो स्टेटमेंट है वो यकीनन एक प्रैक्टिस को जाहिर करती है और बहुत कम लोग इस चीज़ को डिफेंड करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं इनके अंदर बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है कि ये कंटेंट के बहुत बड़े हिस्से को समझ कर ले, याद कर लें, नॉलेज ले लें। लेकिन जो बड़ी उम्र के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में ज़्यादातर नाकाम हो जाते हैं। और ये ज़रूर ध्यान में रखें, ये जो पॉइंट है इसका ताल्लुक नेक्स्ट आगे वाले पॉइंट से है, और वो है मिसकंसेप्शन नंबर 4, देयर इज़ अ टाइम एंड रिसोर्स कंपटीशन बिटवीन द करिकुलम एंड मेटा करिकुलम। मेटा करिकुलम और करिकुलम के दरमियान टाइम और रिसोर्सेज की हमेशा जंग रहती है। और यहाँ पे ये बात भी सोचने वाली, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं कि मैं टेक्स्ट बुक को कैसे कवर कर सकूंगा अगर मैं बच्चों को कॉन्सेप्ट मेकिंग पे ही टाइम लगा लूं या बच्चों को डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ ही सिखाता रहूं। हालांकि ये मेटा करिकुलम की एक्टिविटीज़ हैं। करिकुलम की एक्टिविटीज़ में तो मैंने सिर्फ डायरेक्ट बच्चों को टेक्स्ट बुक पढ़ानी है, उसमें करिकुलम ये मेटा करिकुलम की इसकी एक्टिविटीज़ की तो गुंजाइश ही नहीं है। तो ये एक पॉइंट है, ये यकीन होना चाहिए कि चाहे करिकुलम की एक्टिविटीज़ करवाएं या मेटा करिकुलम के, उसमें एक स्पेसिफिक टाइम पहले से डिफाइन होना चाहिए कि मैंने 40 मिनट ये एक्टिविटी करानी है, 20 मिनट ये एक्टिविटी करानी, तब जाके आपका करिकुलम और मेटा करिकुलम दोनों कंबाइन होंगे। अदरवाइज विदाउट कॉन्सेप्ट मेकिंग या डिसीजन मेकिंग बच्चे की लाइफ पे असर पड़ेगा, और विदाउट टाइम मैनेजमेंट बच्चे की लर्निंग पे असर पड़ेगा। तो कंक्लूजन की हम बात करते हैं। थिंकिंग या लर्निंग स्किल्स के जो इंटीग्रेशन है वो करिकुलम में लाजमी शामिल किया जाना चाहिए। इसमें आर्ग्यूमेंट या इंस्पिरेशन तो शामिल होनी चाहिए, लेकिन सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होना चाहिए उन तमाम ऑप्शंस की, उन तमाम टेक्निक्स की जो इसे दिन ब दिन प्रैक्टिकल बनाता है। सो स्टूडेंट, this is our lecture today. I hope that you will have the good learning today. If you have any questions you may ask, please share your comments as well. So thank you very much. See you inshallah in next lecture. Good luck.